जी हाँ, हज एक ऐसा मुकद्दस फरीजा है जिसकी तड़प हर मुसलमान अपने दिल में जरूर रखता है। हिंदुस्तान से भी लाखों मुसलमान सफर हज पर जाने के लिए हर साल फॉर्म भरते हैं, लेकिन इनमें से बेशतर को मायूसी का ही सामना करना पड़ता है। चूंकि कोटा पुर हो जाने की वजह से उनकी दिली ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती, लेकिन इस साल हालात बेहद मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। सफर हज के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल कराने वालों की तादाद अब तक उम्मीद से बेहद कम है। दरख्वास्तें 17 नवंबर यानी कल तक दाखिल की जा सकती हैं, लेकिन अभी तक अगर मुख्तलिफ रियासतों की बात करें तो महाराष्ट्र में सिर्फ 19,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जबकि गुज़िश्ता साल जुमला 43,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी, यानी 1943। यूपी की अगर बात करें तो सिर्फ 12,000 दरख्वास्तें और गुज़िश्ता साल ये तादाद 43,000 थी। बिहार में तो सिर्फ 650 फॉर्म अब तक दाखिल हो पाए हैं, जबकि गुज़िश्ता साल 5,000 से ज्यादा फॉर्म दाखिल किए गए थे। झारखंड में भी सूरत हाल बेहतर नजर नहीं आ रही। यहां अब तक सिर्फ 353 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। उधर कर्नाटका की अगर बात करें तो सिर्फ 5,000 अफराद ने ही अपनी दरख्वास्तें दी हैं, जबकि गुज़िश्ता साल 18,000 से ज्यादा अफराद ने फॉर्म भरे थे। केरल में 24,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। गुज़िश्ता साल ये तादाद 69,000 थी। ये तमाम आंकड़े जो हैं ये काफी चौंकाने वाले हैं, इसीलिए हम आपको रियासतों का बता रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो सिर्फ 5,000 अफराद ने अब तक सफर हज के लिए अपनी दरख्वास्तें जमा कराई हैं। गुज़िश्ता साल रियासत के 20,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। मगरिबी बंगाल पर आते हैं। मगरिबी बंगाल में सिर्फ 2,800 अफराद ने हज के लिए दरख्वास्तें दी हैं, जबकि गुज़िश्ता साल 9,300 अफराद ने सफर हज के लिए फॉर्म जमा कराए थे। तेलंगाना की तरफ आएंगे। यहां अब तक 7,000 फॉर्म मौसूल हुए हैं, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले 10,000 कम है। गुजरात से भी बड़ी तादाद में लोग जाते हैं। अब तक यहां 21,500 दरख्वास्तें जमा हुई हैं, जबकि गुज़िश्ता साल 45,000 लोगों ने अपनी दरख्वास्तें दी थी। तो ये तमाम आंकड़े जो हैं ये काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, और इसकी क्या वजूहात रही हैं, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद रहेंगे। आज की डेट में अगर बात करें तो पिछले साल 29 दिन में हमको 13,000 फॉर्म मिले, और इस साल 29 दिन में हमको तकरीबन 6,000 फॉर्म मिले हैं। उसके मिलने की बड़ी वजह है स्टेट में जो हालात हाजरा हैं उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि लोग बिजी ज़्यादा हैं, तो अभी उनको मौका नहीं मिल रहा है। दूसरा एक जो तजुर्बा रहा है वो एक्सटेंडेड पीरियड में काफ़ी एप्लीकेशंस आती हैं हमारी। ग्लोबल टेंडर के नाम पर जो प्राइवेट ऑपरेटर्स है उनसे करोड़ों रुपए ले रहा है, उनसे दलाली कर रहा है वो। यही वजह है जो हाजी घटते जा रहे हैं, जाने वाले घटते जा रहे हैं। आज 22,000 थे, अब 6,000 बचे हैं, अगले साल शायद 3,000 बचेंगे। इसमें मैं पिछले कई सालों से इस मामले में लड़ भी रहा हूँ, लड़ता आया हूँ। यही कहूँगा हिंदुस्तान की आवाम से कि सबसे पहले जब तक आप लोग एक मंच पे नहीं आएंगे, जब तक आप अपने मुकद्दस सफ़र पे अच्छे से जा नहीं पाएंगे। और नाज़रीन, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। हमारे साथ मुंबई से हैं मकसूद अहमद खान साहब, जो कि सीईओ हैं सेंट्रल हज कमेटी से। बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं मकसूद साहब आपका। बेंगलुरु से एजाज अहमद साहब मौजूद हैं, जो कि नोडल ऑफिसर हैं कर्नाटका हज कमेटी के। पटना से हमारे साथ इलियास हुसैन साहब मौजूद हैं, जो कि मेंबर हैं सेंट्रल हज कमेटी से। और इंदौर से हमारे साथ मौजूद हैं हाजी इनायत हुसैन कुरैशी साहब, मेंबर हैं सेंट्रल हज कमेटी से। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे। और सबसे पहले मकसूद अहमद खान साहब, आपसे ही हम पूछना चाहेंगे, दरख्वास्तों का जो फिगर है, जो तादाद है, जो आंकड़े हैं, वो काफी कम नजर आ रहा है। कुछ उम्मीद? जी, ये जो फिगर्स है और ये जो आंकड़े हैं जी जो आपने दिखाए हैं, वो ये कोई फाइनल फिगर्स नहीं है, ये एक इंटरमीडिएट फिगर्स हैं। अभी आखिरी डेट आना बाकी है, और सभी एनजीओ जो हाजियों के लिए काम करते हैं और सभी ऑर्गेनाइजेशन, उनको ये पता होता है कि ये डेट जरूर बढ़ती है, कम से कम एक बार बढ़ती है। और ये जो हमारे फाइनल फिगर्स आने होते हैं वो आखिरी सेकंड टाइम जब डेट बढ़ती है उसके आखिरी दिनों में हाजियों के पास फॉर्म आते हैं। अभी भी हमारे पास कई एनजीओ के पास कई तादाद में फॉर्म्स अवेलेबल हैं जिन्होंने अभी स्टेट में जमा नहीं कराए हैं।
वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर वो डेट नहीं बढ़ती है तो इमीडिएट जमा करा देंगे, अगर बढ़ती है तो मजीद और फॉर्म्स उनके पास जो आ जाएंगे उसको लेके जमा कराएंगे। इसमें डेट इस वक्त तक, हाँ, जो फॉर्म्स कम आए हैं जी, इसमें एक बात जो वाज़े तौर पर है कि इसमें थोड़ा ये प्रोसेस हमने जल्दी शुरू किया है। जल्दी इसलिए शुरू किया है कि हज को और बेहतर बना सके, सहूलतें अच्छी दे सके और किरायों में कमी आए और हज सस्ता हो। इसके लिए हमने कोशिश की कि फॉर्म जल्दी दिया है, तो इसलिए थोड़ा सा, और इसका ये पीरियड हमारा जो स्टार्ट किया का था जी और अब तक का, तो तकरीबन वैकेशंस थे, जैसा एजाज साहब ने बताया कि ये दिवाली वैकेशंस थे, बैंक के वैकेशंस थे, तो लोग इधर उधर मूवमेंट में थे, तो कुछ ज्यादा उसमें फॉर्म उन लोगों ने नहीं भर पाए हैं। और बहुत सारे थोड़ा अवेयरनेस की भी कमी हो सकती है कि जो एनजीए इसके लिए काम करते हैं, मस्जिदों में लोग काम करते हैं, तो उसमें ये लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाया जाए कि कोशिश की जाएगी इसमें हाजियों को मालूम हो कि ये प्रोसेस ऑन हुआ है जी। और एक वजह है जो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डिक्लाइन है कि जो हम लोग पासपोर्ट जल्दी इशू करने के लिए जो ऑर्डिनेंस सर्कुलर निकलता है, इस वक्त वो सर्कुलर निकालने में थोड़ी सी ताखिर हुई है। वो सर्कुलर 26 अक्टूबर को हमारे पास से निकला है और उसकी वजह से जो हाजियों जिनके पास पासपोर्ट अवेलेबल नहीं है, उन हाजियों के फॉर्म्स अभी तक नहीं आए हैं और बहुत सारे हाजियों के पासपोर्ट अभी उनका मिलना बाकी है। उम्मीद की जा सकती है कि ये तादाद जो है ये बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी। अभी बिल्कुल बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी। हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह पिछले साल जो फिगर था उससे बढ़कर ये फिगर आएगा। ठीक है, हमारे साथ बेंगलुरु से एजाज अहमद साहब मौजूद हैं। एजाज अहमद साहब, आपसे जानना चाहेंगे कर्नाटका का क्या कुछ अभी हाल है, किस तरह से आप इसको देखेंगे? इसी दौरान 75% ऑफ एप्लीकेशंस जो रिसीव होते हैं वो इसी दौरान होते हैं जी। और हमें भी इस बात की उम्मीद है कि तौक़्क़ो है कि ये एक्सटेंड होगा। लोग ये उम्मीद करते हैं कि एक्सटेंड होगा और जो एक्सटेंशन पीरियड रहेगा उसी में आएगा। लेकिन 2016 के बाद से जो हम देख रहे हैं कर्नाटक की हालत में, हमारे जो रेगुलर एप्लीकेशंस हैं 25,000 से 23,000 हुए, 23,000 से 18,000 हुए। इस साल मैं ये नहीं समझता कि फिर हम 25 के अखाड़े पे पहुंचेंगे, ये उम्मीद नहीं है मेरी। हम यही सोच रहे हैं कि लगभग 18 या 20,000 क्या अहम वजह देखते हैं आप? पाएंगे क्योंकि क्या अहम वजह देखते हैं एजाज साहब जी? अहम वजह क्या देखते हैं इतनी कमी की? अहम वजह तो इकोनॉमिक कंडीशन 2016 के बाद इकोनॉमिक कंडीशंस जो लोगों की हुई है जी, ये एक है। जैसे मकसूद साहब ने एक कहा कि फार्म को अर्ली लेना या पासपोर्ट की एप्लीकेशंस की जो बात उन्होंने कही, मैं इससे 100% मुतवफ़िक नहीं हूं, क्योंकि पासपोर्ट में कर्नाटक के अंदर एक दिन को 20 पासपोर्ट्स वो हमारे हाजियों के लिए जो काउंटर बनाए हैं, हाँ, उसमें 20 पासपोर्ट्स देते हैं। अगर 20 पासपोर्ट भी दें, अगर 20 दिन के लिए अगर वो करें तो 400 या 500 पासपोर्ट्स होंगे। जो लोग इससे पहले जो पासपोर्ट्स नहीं ले पाए थे उनकी तादाद 500 या 1000 से बढ़कर नहीं होगी। दे वुड बी इन ए पोजीशन टू ऐड 400 या 500 ऐड हो सकते हैं, मगर लोगों की जो तादाद है जो पहले ही अपने पास पासपोर्ट रखे हैं, उनकी जो तादाद जो कम हो रही है, हम कर्नाटक में तो यही सोचते हैं कि लोगों की जो माली हालत जो ठीक है, तो माली हालत मॉनेटरी जो चीजें हैं उनको आप देख रहे हैं। पटना का रुख करेंगे। इलियास हुसैन साहब आपसे जानना चाहेंगे, बिहार में सिर्फ 650 फॉर्म, बेहद तशवीश की बात है, आखिर वजह क्या देख रहे हैं आप? इसकी मेन वजह है हज फॉर्म पिछले साल 1.5 माह कबल स्टार्ट हो गया था, इस साल 1 माह कबल स्टार्ट हो गया। उसके बावजूद जो मेन मामला है पासपोर्ट का, वो सर्कुलर 26 अक्टूबर को दिल्ली से निकला और उसके बावजूद अभी भी सिर्फ 20 हाजियों का पासपोर्ट एक दिन में बनता है, जबकि पिछले साल हुकूमत हिंद ने ये बैरियर को हटा करके एक दिन में 80 पासपोर्ट 90 पासपोर्ट इशू हो रहे थे, मगर वो बैरियर अभी तक हटा नहीं। हम लोगों ने 12
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने माइनॉरिटी अफेयर के मिनिस्टर साहब, उनके सेक्रेटरी जाने आलम साहब को बार बार हम लोगों ने याद दहानी कराई कि पिछले साल की तरह इस साल भी उस बैरियर को हटाया जाए ताकि हमारे हाजियों की तादाद में इजाफा हो, मगर अभी तक वो बैरियर हटा नहीं, जिसकी बुनियाद पर हाजियों की तादाद अभी हमारे बिहार के अंदर मुश्किल से 1500 एप्लीकेशन रिसीव हुए। तो क्या आपको ये उम्मीद है कि अगर डेट बढ़ती है तो ये तादाद बढ़ेगी, ये उम्मीद है? नहीं, इंशाल्लाह अगर डेट तो बढ़ना ही चाहिए। इंशाल्लाह हम लोग तो चाहेंगे कि कम से कम डेट में अच्छा खासा इजाफा हो, ताकि जो हमारे हाजियों का पासपोर्ट पाइपलाइन में है वो अगर आ जाएगा तो इंशाल्लाह मतलब हमारे तादाद में काफी अच्छा इजाफा होगा। रुख करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां हाजी इनायत हुसैन कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनायत साहब, मध्य प्रदेश में अभी तक जो आंकड़े हैं, सिर्फ 5000 लोगों ने अपना एप्लीकेशन जो है वो जमा करवाई है, जबकि पिछले साल अगर देखें तो 20,000 तक था ये जो तादाद है। तो इतनी कम तादाद है, तशवीश की बात है। जी, मैं वजह जैसे इलियास साहब और मेरे साथी कर्नाटक से हैं उन्होंने बताई जी, मैं उस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। और जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है कि पिछले साल 20,000 एप्लीकेशन हमें आई थी, इस बार 5,000 एप्लीकेशन हमें हासिल हुई है जी। और आपने जो आंकड़े बताए हैं, या हमारे सीईओ जो बैठे हैं मसूद साहब, उन्होंने जो आंकड़े बताए हैं, मैं समझता हूं कि वो कल तक के आंकड़े, आज और कल में और एप्लीकेशन हमें मिलेगी। ठीक है। जैसा कि आप हम सब लोग जानते हैं कि हर बार जो आखिरी तारीख होती है फॉर्म की वो बढ़ती है। और हज कमेटी ऑफ इंडिया की एक मीटिंग जो 17 तारीख को रखी गई है जी जी बम्बई में जी, उसमें हम लोग रहेंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि वक्त एप्लीकेशन का बढ़ाया जाए। हमारे देश में जो पिछले सालों हज होते थे 14 से पहले, 14 के बाद से जो हज हो रहे हैं, लगातार हम हज में सफलता हासिल करे हुए हैं। और मैं समझता हूं कि हज 2017-18 मैं समझता हूं कि पिछले 50 सालों में ऐसे हज कभी हुए नहीं है। हमारे हज 2019 की तैयारी भी मैं समझता हूं कि पिछले सालों ठीक है। चलिए वो तो हम आगे चलकर देखेंगे कि 2019 का क्या कुछ रहता है। मकसूद अहमद खान साहब, आपके पास आना चाहेंगे। तादाद की हमने बात कर ली, आंकड़ों की बात कर ली, क्या आप ये नहीं समझते कि बेदारी मुहिम की बहुत ज्यादा जरूरत है रियासती सतह पर, कि फॉर्म आ गए हैं, उनको जो फिलअप जो भरा जाए वो किस तरह से भरा जाए, उसमें आसानियां पैदा की जाएं, साथ ही साथ और भी जो छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं उन तमाम चीजों के हल के लिए कमेटी मौजूद है, इसकी बेदारी की जरूरत है। मकसूद साहब। हाँ, जरूर बेदारी की जरूरत है और हज कमेटी उसके लिए कोशा भी है। हज कमेटी की एक मीटिंग, जैसा कि इनायत कुरैशी साहब ने बताया, कल तय है। उसमें और भी क्या मेजर्स ले जा सकते हैं, इसके बारे में कोशिश की जाएगी, इसके बारे में और फिक्र होगा इंशाल्लाह उसमें। और अगर जरूरत पड़ती है तो फिर एक बार दोबारा फिर से एडवर्टाइज, जैसा हम सारे मुल्क के सारे जबानों में, तकरीबन हर जबान के पेपर में इसका एडवर्टाइज देते हैं। और ज्यादातर काम तो एनजीओ के थ्रू होता है। और इस तरफ जैसा कि हमने कई एनजीओ से बात भी की है, तो अभी कुछ पता चला है कि कुछ एनजीओ भी खुद अपने छुट्टियां वगैरह में कुछ मसरूफ रहने की वजह से एनजीओ की तरफ से भी काम थोड़ा सा कम हुआ है। इसलिए इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले स्पेल में ये सारे हाजियों तक ये इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। हमारा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा हाजियों तक, ज्यादा से ज्यादा आजमीन हज तक ये पैगाम चला जाए कि हज के फॉर्म निकले हैं। हाँ। अगर आप जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आम हाजी जो होते हैं उनकी एक उम्मीद होती है हज कमेटी से, क्योंकि हज कमेटी ही एक उनके लिए सहारा है, जो एक ऐसी इदारा है जिसमें उनके मिनिमम खर्च पर, एक ऑप्टिमम एक्सपेंडिचर पर उनको हज कराया जाता है। हाँ। उनकी सारी सहूलतों का ख्याल किया जाता है, उनको किसी किस्म का धोखा या परेशानी नहीं होती है। हमारे पास तो बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स भी आई जिसमें हमने देखा कि लोगों ने जीएसटी है, बढ़ता हुआ जो पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा लिया जा रहा है, वो सहूलियात की कमी, खासतौर से जब वो हज करने के लिए जाते हैं तो सहूलियात की कमी और छोटी छोटी चीजों की जानिब तवज्जो दिलवाई है। तो इन सब चीजों पर भी क्या कल की मीटिंग में बातचीत होगी, क्योंकि ये तमाम चीजें काफी अहम हैं।
हर मीटिंग में तो हाजियों को ज्यादा से ज्यादा सहूलत देने के बारे में गौर फिक्र होता है और सहूलियतें तो बढ़ाई जाती है, गौर तो उस पर होता ही है, इंशाल्लाह उस पर भी बहस होगी। और जो कॉस्ट है, जो चीज है आज, क्योंकि हज तो सऊदी अरब में होता है, वहाँ के कायदे कानून होते हैं, वहाँ की जो फीस है वो देनी होती है और जो बायोलाज हैं कंट्री के वो हमको फॉलो करने होते हैं, उस पर जो एक मिनिमम खर्च होता है वो एक बेंचमार्क खर्च होता है हज कमेटी की वजह से। अगर आप 2018 की बात करेंगे तो हज कमेटी ऑफ इंडिया से जिन्होंने हज किया तो उनको 2,18,000 से लेकर 3,11,000 तक का खर्च आया है, जो कम से कम 2,18,000, ज्यादा से ज्यादा 3,11,000, जिसके अंदर हमने 40,000 के करीब रकम रियाल की सूरत में हमने हाजियों के हाथ में दे दी। अगर वो माइनस कर लेंगे तो 1,80,000 में हम सारा इंतजाम करके हाजी को वहाँ 40 दिन का हज करा के खैर खूबी से वापस लाते हैं। और खुदा ना खास्ता अगर किसी हाजी के साथ कोई गैर एक्सीडेंटल इशू होता है, बीमारी का इशू होता है, तो बहुत ज्यादा केयर किया जाता है, उसमें किसी खर्च की और किसी परेशानी की, कोई तकलीफ की कोई फिक्र नहीं की जाती, सारा का सारा इंतजाम हाजी को दिया जाता है। एजाज अहमद साहब आपके पास आना चाहेंगे। एजाज अहमद साहब आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप ये महसूस नहीं करते कि जो रियासती हज कमेटियां हैं उनको भी मजीद फाल बनाने की जरूरत है, एक्टिव बनाने की जरूरत है? एजाज साहब प्लीज दोबारा रिपीट करें। एजाज साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या जो स्टेट लेवल पर जो कमेटीज हैं उनको भी ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है, उनको ज्यादा इख्तियारात देने की जरूरत है? मैं उससे पहले मैं आपसे एक बात को वजाहत करना चाहता हूं कि मकसूद आलम साहब हमारे जो सीईओ जो हैं जी, उन्होंने एक बात कही, आपने जो सवाल किया था कि वहां के इंतजामात और पैसा जी, वहां के इंतजामात का जब सवाल आता है, इसको हम हर साल इसको इंप्रूव करते हैं, इसके लिए मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं हज कमेटी से और हाजियों से फॉर द पास्ट 21 ईयर्स 21 साल से मैं मुंसलिक हूं। मैं हर कैंप को चलाता हूं, ये हर साल दूसरे साल से अलग हुआ करता है। लेकिन पिछले साल जो हमने देखा है कि मिना में जो सहूलतें दी गई थी, बहुत सारी कंप्लेंट्स, जितनी कंप्लेंट्स जो लास्ट ईयर आई है 2018 में जी। 21 साल के पीरियड में कभी नहीं आई थी जी। एक तो तंगी, हाँ। एक कैंप में, एक डेरे में, एक टेंट में दुगने लोगों को भरा गया और खाना जो दिया गया है वहां पर स्टेल फूड दिया गया है, एक्सपायर्ड दिया गया है, कीड़े, जिसमें कीड़े मौजूद थे ऐसे खाने को दिया गया है। और दूसरी बात है, मदीना मुनव्वरा में आज तक कभी कंप्लेंट नहीं रही अकोमोडेशन की जी, बट 2018 में ढेर सारी कंप्लेंट्स आई है मदीने की भी। ये रिलेटिवली सब्जेक्ट है कि हर साल हम इंप्रूव करते हैं, ये ऐसी नहीं है। हम जिस साल है उसी साल हज की बात करनी होगी, लेकिन बड़े मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, यहां तक कि मेरे पास रिकॉर्ड है, वायरल हुए थे वीडियो, खाना बराबर नहीं दिया गया। मकसूद साहब नहीं, इसमें मकसूद साहब का कोई रोल नहीं है। मैं मकसूद साहब को कभी नहीं पूछूंगा, ये उनका रोल नहीं है, ये तो रोल है हुकूमत हिंद का रोल है। ये लोग हुकूमत, सऊदी हुकूमत पे दबाव डालना है इनको। मशायरा रीजन में जो हाजियों को जो तकलीफ होती है, हाँ। उसके जिम्मेदार वो है। मसूद साहब का इसमें कोई रोल नहीं, वो तो बेचारे हमदर्द हैं हमारे। बात होगी मीटिंग में, इस तरह की बात जो है वो उठेगी, परेशानियों को सामने रखा जाएगा, इसकी उम्मीद हम जरूर कर सकते हैं। इलियास हुसैन साहब आपके पास आना चाहेंगे। बिहार से बहुत कम तादाद जो है वो इस बार एप्लीकेशन की मिली है, तो इस तादाद को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जाएगा? हम लोगों ने सारे आइम्मा मसाजिद और सारे एनजीओ को अपने एक मीटिंग बुला करके सारे लोगों को हम लोगों ने फिर दोबारा आगाह किया है कि सारे लोगों को फिर दोबारा आप ये जानकारी दिलाएं कि हज का फॉर्म भरने का 17 नवंबर लास्ट डेट है इंशाल्लाह। और हमारे हज कमेटी ऑफ इंडिया की जो कल बैठक है उसमें ये वक्त का मतलब ये इजाफा होगा और इंशाल्लाह उस बुनियाद पर हमारे हाजियों की तादाद जो है अच्छी खासी बढ़ेगी। मैं एक चीज एजाज साहब के हवाले से बताना चाहता हूँ, इस साल हमारी 2018 का जो अभी हमारा हज हुआ उसमें हमारे मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने हमारे 2 मुअज्जिज मेंबर को सऊदी भेजा था कि आप दूसरे कंट्री के ममालिक
की चीज जाइए और मुआयना कीजिए कि वहाँ हमारा जो मामला है और दूसरे कंट्री का निज़ाम किस तरह चलता है। तो हमारे मौजूद मेहमान जनाब इनायत कुरैशी साहब गए थे और हमारे वाइस चेयरमैन शेख जिना साहब गए थे, मगर उनकी जो भी रिपोर्टें आई हैं हमारी हुकूमत ने उस पर कोई भी नजरसानी नहीं की और उनकी सिफारिश को यूं ही मतलब ठंडे बस्ते में बंद कर दिया। हाजी इनायत हुसैन कुरैशी साहब, हाजी इनायत हुसैन कुरैशी साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपने वहां जाकर तमाम चीजों का जायजा लिया है, क्या उस पर कुछ अमल हुआ है या होना चाहिए? मैं समझता हूं कि ये पहली बार हुकूमत हिंद ने जी हम दो लोगों को दूसरे मुल्कों का कैसे हज होता है, हाँ। 4 मुल्कों का काम हमें दिया था, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश का, उनका हज मूवमेंट कैसा वो लोग करते हैं, कैसा अरेंज वो हजियों को करते हैं, क्या वो फैसिलिटी वो देते हैं, ये पूरी रिपोर्ट हमने हमारे मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब को दिल्ली में सौंपी है। और मुझे पूरा यकीन और इत्मीनान है कि उस सब मामलात पे पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा ध्यान देगी और वो कार्रवाई पूरी तरह से वो होगी और मतलब वो काम चालू है। मैं यही कहना चाहता हूं आपसे कि पिछले जो हज हुए हैं 2018, 2017 और 2016, 50 साल में ऐसे हज हमारे हिंदुस्तान में नहीं हुए हैं। जो सहूलियतें हमारे हिंदुस्तानी हजियों को आज 18 में मिली है, मैं समझता हूं कि लगातार मैं 25-30 साल से हज से जुड़ा हुआ हूं और मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी का चेयरमैन भी रहा हूं और अभी हज कमेटी ऑफ इंडिया का मेंबर भी हूं। मैं नीचे तक के हजियों से, जो हमारे तहसीलों में हाजी होते हैं, जो पहली बार भी कभी वो रेल का सफर भी करे हुए नहीं होते हैं, उन लोगों से मुझे फीडबैक मिलता है। तो ये हज जो हुआ है, जो सुविधाएं, जो फैसिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है, फिर भी कभी भी हज कमेटी ऑफ इंडिया की मीटिंग में कभी भी मंत्री जो हमारे होते थे वो कभी आते नहीं थे। नहीं, मैं वही बता रहा हूं आपको कि एप्लीकेशन जो कम आई है उसकी कोई वजह नहीं बनती है। एप्लीकेशन जो हमें पिछले साल मिली थी, मैं बता रहा हूं आखिरी जब तारीख होगी उसके बाद में जो आंकड़े हमारे सामने आएंगे तो पिछले साल से ज्यादा एप्लीकेशन हमें मिलेगी। मैं ये बताना चाह रहा था आपसे कि जो हज कमेटी ऑफ इंडिया की मीटिंगें होती थी, पहली बार हमारे मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब मंत्री बनने के बाद बार बार हज कमेटी ऑफ इंडिया की मीटिंग में आते हैं और वो हज के मामलात में इतनी चिंता करते हैं कि आज तक मैंने इससे पिछले सालों पिछली सरकारों में ऐसा कोई मिनिस्टर नहीं देखा जो हज के लिए फिक्रमंद हो। मकसूद अहमद खान साहब, वक्त की बहुत कमी है हमारे पास, सीधे हम आपके पास आना चाहेंगे। कल जो अहम मीटिंग होने वाली है और साथ ही साथ जो डेट है वो भी शायद आगे बढ़ा दी जाएगी, इन तमाम चीजों को लेकर हमारे चैनल के जरिए कुछ पैगाम देना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आज़मीन हज है वो इस बात पर यकीन रखें कि हज कमेटी ही उनके लिए एक बेहतरीन इदारा है जो उनकी ज़रूरियात को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रही है और खर्च कम से कम करने की कोशिश कर रही है। आप पिछले साल में सब्सिडी के निकलने के बावजूद भी 2,18,000 में जो हज कराया गया, जिसमें 40,000 रुपये हाजी के हाथ में दिए गए, तकरीबन 1,80,000 में विदाउट सब्सिडी के हज कराया गया। तो और कहीं ये रकम ज़्यादा भी लगी है, जैसा इम्बार्केशन कम ज़्यादा है वैसा उस तरीके से ये रकम बढ़ती है। तो हाजियों का इत्मीनान इस पर बना रहे। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट के सुपरविजन में चलती है। इसको इंडियन हज मिशन का सपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर का सपोर्ट है, खुद हमारे मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी साहब इसमें पर्सनली। एजाज अहमद साहब, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, एजाज अहमद साहब तो ये आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं सिर्फ इसमें जो एप्लीकेशन में जो कुर्बानी का जो मसला है उस बात पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कुर्बानी जो कूपन के लिए जो ऑप्ट करते हैं, जब हम ओरिएंटेशन के लिए जब जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि हमें कुर्बानी की इत्तला कब मिलेगी। जो लोग कूपन लेते हैं उन्हें कुर्बानी की इत्तला नहीं दी जाती, इसके लिए तशवीश पैदा हो जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने एक सजेशन दिया था कर्नाटका स्टेट हज कमेटी से, सेंट्रल हज कमेटी को हमने एक रिक्वेजेशन दी थी और सजेशन दिया था कि उस कॉलम नंबर 9 में जहां पर आपने जो कूपन का जो जिक्र किया है उसमें ये भी लिख दे कि भाई आपको इनफरादी तौर पर आपको अपनी कुर्बानी होने की इत्तला नहीं दी जाएगी।
जब ये बात आज़मीन हज को पहले ही पेशतर अगर मालूम हो जाती है तो उसके बाद वो उसके मंशे पे छोड़ दे, चाहे वो उसको अडॉप्ट करे या ऑप्ट करे या ना ऑप्ट करे। इस बात को हम बगैर किसी बात के अगर बताए सिर्फ हम ऑप्शन ले लेते हैं, तो जब ओरिएंटेशन के लिए जब हम हाजियों के आज़मीन हज के सामने जब जाते हैं तो वो हमसे पूछते हैं कि हमने इसकी वजाहत क्यों नहीं की। आप अगर पहले ही बता देते तो हम तो हनफी हैं, अहनाफ में इसकी जो तसलसल है ये बहुत जरूरी है। हाँ, फतवे तो होंगे लेकिन हम तखवे की बात करते हैं, हमें तसलसल चाहिए। तो इसीलिए एक रिक्वेस्ट ये है कि भाई उसमें एक नोट ये डाल दें कि आपकी कुर्बानी इंडिविजुअल तौर पर आपको इसकी इत्तला नहीं दी जाएगी। इसके बावजूद अगर कोई ऑप्ट करता है तो उसके लिए उसका इंफरादी मसला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे इस प्रोग्राम का, इस डिबेट का मकसद यही है कि हमारे नाजरीन तक ज्यादा से ज्यादा हम ये बात पहुंचा सकें कि दिक्कतें तो आती हैं, जरूर आती हैं, लेकिन उन दिक्कतों का हल भी मौजूद है। मकसूद अहमद खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज अहमद साहब, इलियास हुसैन साहब, साथ ही साथ हाजी इनायत हुसैन कुरैशी साहब, चारों मेहमानों का उनका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आदाब।